नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सनातन को कलंकित करना रहा है सपा का चरित्र। संभल में न्यायालय ने दिया है सर्वे का आदेश। मोदी और योगी की रणनीति से 2027 में फिर बनाएंगे सरकार। जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के घर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। 2.5 करोड़ ऑनलाइन सदस्य बना लिए गए हैं। इसके साथ ही 2.5 लाख सदस्य भी बना लिए गए हैं, जिसमें 1918 मंडल के चुनाव कर लिए गए हैं। 15 तारीख तक जिला अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया भी कर ली जाएगी। 2027 में हम मोदी और योगी की रणनीति पर कार्य करते हुए फिर सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की पार्टी है, जबकि विपक्ष परिवारवादी जातिवादी पार्टी है। पीडीए को जनता ने नकार दिया है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। विपक्ष नकारात्मक के एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ता है, जिसे जनता समझ गई है। संभल में सपा का चरित्र जनता जान चुकी है। समाजवादी पार्टी सनातन को कलंकित करने और अपमानित करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में कर सेवकों का नरसंहार किया गया। इसके साथ ही साधु संतों महात्माओं के प्रति जिस तरह से सपा के लोग बयानबाजी करते हैं, उससे उनकी नीयत के बारे में समझा जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय के निर्देश पर संभल में सर्वे शुरू हुआ है। सपा ने 2 परिवारों की लड़ाई में वर्चस्व की लड़ाई कर दी है। हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। सपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा कानून को चुनौती देने का काम करते हैं। जिस तरह से मस्जिद से बिजली चोरी हो रही थी, इस पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी के लोग बिजली चोरों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। आज पार्टी के कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ सामाजिक विषय हैं। आज माननीय पूर्व राज्यपाल आदरणीय फागू चौहान जी के परिवार में एक दुखद घटना हुई है। उसमें हम सब लोग संवेदना प्रकट करने आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है और अभी हम लोगों ने इस बार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सदस्यता अभियान चलाया है और लगभग 2.5 करोड़ सदस्य हम लोगों ने ऑनलाइन बनाए हैं। लगभग 2.5 लाख सक्रिय सदस्य हमने बनाए हैं। 1,62,000 बूथ कमेटियों में से लगभग 1.5 लाख बूथ कमेटी हमारी बनी है और 1918 हमारे मंडल हैं। हम लोगों ने मंडलों के सभी चुनाव करा लिए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। 55 जिलों के लगभग 1023 मंडल हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें 750 मंडल हम लोगों ने इस बार घोषित कर दिए हैं। मंडलों में इस बार जो हमारे संगठन की पार्टी की मूल भावना है, उस मूल भावना का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो संगठन हमारे यहाँ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसका ध्यान रखते हुए हमने इस बार समाज के सभी वर्गों को संगठन में उचित स्थान मिले, इसका हम लोगों ने मंडल में प्रयास किया है। शेष मंडल की घोषणा हम लोग स्क्रीनिंग के बाद 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक, 5 जनवरी तक करेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मिलकर 15 तारीख तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे और उसके बाद लगभग 20-25 तारीख तक सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इस माह के अंत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव हम लोग संपन्न कराकर इस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन है और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके लोकतांत्रिक तरीके से हमने संगठन के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया है। संगठन के चुनाव है 2027 की रणनीति को देख के तैयार किया जा रहा है? नहीं, संगठन का हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल है, तो 3 वर्ष में हम लोग आज 2025 में आ गए, तो 25, 26, 27 3 वर्ष 27 के लास्ट तक पूरा होगा। तो अगले पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी 2028 में शुरू होगी। तो 3 वर्ष के कार्यकाल में, तो उसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी संभव थे। उसी कालखंड में जो वर्तमान हम लोग संगठन की रचना बना रहे हैं, इसी कालखंड में संपादित होगा। सर, लोकसभा के लिए
बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की नहीं, गई? भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है, समाज के सब वर्गों की पार्टी है और हमारी पार्टी का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम लोग समाज में सामाजिक समरसता का और सामाजिक सद्भाव की बात के साथ राजनीति करते हैं। विपक्ष का जहाँ तक मामला, ये लोग परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है और मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी अब बार बार चढ़ती नहीं। जनता ने इनके नेगेटिव एजेंडे को समझ लिया है और आप देखेंगे कि पूरी तरह इनका पीडीए का जो फार्मूले की बात ये कर रहे हैं वो विधानसभा के उपचुनावों में जनता ने उसे नकारने का काम किया है। पूरे देश भर में आपने देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा के राज्य के इतिहास में किसी दल को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है। ऐसी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो जो इनका एजेंडा था नेगेटिव, नकारात्मक एजेंडे के आधार पर जो इन्होंने आंशिक सफलता प्राप्त की थी लोगों को गुमराह करके, वो जनता समझ गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता उसके साथ खड़ी है। सर, समूह की घटना के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के जितने भी शिवलिंग है, तो इस तरह की भावनाओं से खेलना धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ दूसरा बयान। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन को कलंकित करने का, अपमानित करने का। आप देखेंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों के साथ एक नरसंहार कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप देखेंगे साधु संत महात्मा, हमारे मठ मंदिर और हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। तो इनका एजेंडा सनातन को गाली देकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है। जहाँ तक संबल का विषय है, संबल में आप देखेंगे माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान के सर्वे करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उस टीम को उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से एक वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ आपस में दो परिवारों में, उस वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार के वहाँ परिस्थिति उत्पन्न की है, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आज जो कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा कानून को चुनौती देने का काम किया। आपने देखा संभल में जिस प्रकार से बिजली की चोरी हो रही थी मस्जिद से, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन चोरों के साथ ही खड़े रहे। लेकिन सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संकल्पित है कि हम विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सरकार। हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के, नागरिकों में कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेगी। भागवत जी भी कह रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद पूजना सही नहीं है। नहीं, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में अमन चैन कायम रहो, नए विवाद खड़े ना हो और हम सब लोगों को मिलकर देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ना है। तो 27 की रणनीति क्या तैयार की जा रही है? नए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमारी चुनावी सफलता के पीछे हमारी सरकारों के काम, हमारे नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास और संगठन की जो हमारे सक्रियता है, संगठन के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो जो काम हमने किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र में हमारी सरकार ने, उन सब कामों को अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। सर, कुंभ भी हो रहा है, कुंभ का किस तरह से रहेगा आयोजन? कुंभ आपने देखा होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की है, हमारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान करने आएंगे, तो उन्हें अच्छी व्यवस्था मिले, साफ सफाई हो, सुरक्षित उनका यातायात के साधन हो, आगमन हो और वो एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान कर सकें। इसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है और निश्चित रूप से आपने देखा होगा हमारी सरकार उसमें सफल होगी। तो संसद में अमित शाह जी के एक बयान पर पूरा विपक्ष आक्रोशित था और कई जगह आंदोलन किए गए। समाजवादी विपक्ष ने जिस प्रकार से 22 सेकंड के उस वीडियो को काट छांट करके एक भ्रम फैलाने का काम किया,
प्रदेश और देश की जनता इन भ्रम फैलाने वाले लोगों को सब जानती है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, वो सब जानते हैं। सर, आजमगढ़ के लिए कोई रणनीति है? कितने लास्ट कोशिश के बाद भी आजमगढ़ में कमल खेल नहीं पाता? नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है कि 2 बार उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने हमें चुना और तीसरी बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया। हमें देश में बड़ी सफलता मिली है, बड़ा जनादेश के साथ हम मिले हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता की सक्रियता, संपर्क और संवाद और हमारी सरकार की जो काम है, उन कामों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार जो परिणाम पिछले लोकसभा में अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, हम आगे अच्छा करेंगे। ठीक। कानपुर के मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, शुभचिंतकों, हमारे युवा साथियों और मित्रों, मैं रमेश अवस्थी आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप अपने परिवारजनों के साथ सुखी रहें। आप सब मेरे अपने हैं और मैं आपका हूं, इसीलिए नए साल में आपसे अपनी बातें साझा करना चाहता हूं। आपने जिस दिन से मुझे अपना सेवक बनाकर संसद में भेजा है, उस दिन से आपकी आवाज़ बनकर मैं आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर पल पूरी दृढ़ता के साथ जुटा हूं। हमने आपके साथ मिलकर विकसित कानपुर का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए पिछले 6 महीनों में कई कदम मैंने उठाए हैं। कानपुर के विकास क्रम में ग्रीन पार्क स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाना, गोल चौराहे से रामा देवी तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण, फजलगंज चौराहे से बर्राबाई पास तक एलिवेटेड रोड का निर्माण, अनवरगंज मंधना तक करीब 15 किलोमीटर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण एवं करीब 94 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण कार्य शामिल है, जिसमें रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। सांसद आपके द्वार चौपाल के जरिए जन समस्याओं का समाधान, टूल रूम के जरिए मेधावी छात्रों की मदद एवं रोजगार सृजन के उपाय भी किए जा रहे हैं। हमने चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर भी अमल शुरू कर दिया है। यहाँ जल्द ही नाइट लैंडिंग की सुविधा के अलावा अन्य शहरों के लिए फ्लाइट सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही चकेरी एयरपोर्ट को मेट्रो सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी में डे केयर इमरजेंसी यूनिट की स्थापना को भी हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। हमने नगर निगम के सभी स्कूलों को मॉडर्न बनाने की पहल की है, ताकि गरीब बच्चों को भी निःशुल्क और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। कानपुर दक्षिण में नया सेंट्रल स्कूल और छावनी क्षेत्र में स्पोर्ट्स हब बनाने का भी प्रस्ताव है। हर वार्ड में एक सेवा क्लिनिक बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम आदमी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ESI अस्पताल के आधुनिकीकरण का कार्य जल्द पूर्ण करने और साउथ कानपुर में नया हॉस्पिटल खोलने की पहल की गई है। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल को और सुविधाजनक बनाने का प्रयास भी जारी है। IIT से मंधना तक एवं शहर के अन्य कई रूटों पर मेट्रो सेवा के विस्तार का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। आधुनिक IT पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी जल्द ही अमल में होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। घंटाघर रेलवे ओवरब्रिज समेत कानपुर के सभी रेलवे ओवरब्रिज के पुनर्निर्माण की पहल की गई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही गंगा किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि अपना कानपुर और भी खूबसूरत दिखे। कानपुर के ऐतिहासिक चिड़ियाघर का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि आपके घर आने वाले मेहमान प्राकृतिक अनुभव का आनंद उठा सके। साथ ही कानपुर में जल्द ही राइफल शूटिंग रेंज की भी स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक बिठूर को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पहल की जा चुकी है। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों से विस्तृत वार्ता हो चुकी है। कानपुर के औद्योगिक विकास के लिए हमने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए बंद मिलों को चालू करने का प्रयास हो,
लाल इमली मिल को चालू करने के लिए हमने संसद में सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से इस मिल को चालू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। लेदर इंडस्ट्री के विकास के लिए भी हमने निरंतर प्रयास किए हैं। फजलगढ़ पर्की और दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबारियों की समस्याओं के समाधान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी हम प्रयासरत हैं। पनकी मंदिर कॉरिडोर और आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जल्दी चालू होगा, जिसमें आनंदेश्वर मंदिर का कार्य प्रगति पर है। कानपुर की पेयजल और सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए वाटर और सीवर लाइन बनाई जाएगी। साथ ही पेयजल को दूषित होने से बचाने के लिए जल्दी नालों की टेपिंग भी की जाएगी। कानपुर के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण भी हमारी प्राथमिकता में है। कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भव्य न्यू कानपुर सिटी के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। इसके साथ ही हम पिछले कई सालों से बंद कानपुर महोत्सव को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से आश्वासन देना चाहता हूं कि कानपुर का समस्त विकास हमारी प्राथमिकता में है। नववर्ष के इस मौके पर मैं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी दलगत राजनीति से उठकर कानपुर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। यहां मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लोकसभा में बोले गए उस वक्तव्य को याद करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं भी विपक्षी दलों के नेताओं से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कानपुर के विकास में हमारा साथ दें, ताकि आपके शहर के विकास का पहिया गतिमान रहे। आप सबके सहयोग से ही हमारा कानपुर खुशहाल और समृद्धशाली शहर बन सकेगा, जिस पर हमको, आपको और हम सबको फख्र होगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। वो चाहते हैं 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। इसी क्रम में वो और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो। इसके लिए उन्होंने कानपुर के लिए कई अहम विकास की योजनाओं को मंजूरी दी है। इस वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कानपुर में जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, वो हम अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपना कानपुर विकसित कानपुर भी होगा और सुरक्षित कानपुर भी होगा, और देश दुनिया में बैठे अपने लोग बड़े ही गर्व से कह सकेंगे कि हमारा कानपुर हमारा गौरव। मैं अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मेरे प्रति उनके स्नेह और प्यार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी कानपुरवासी मेरे अपने हैं और मैं आप सभी का सेवक हूं। आपकी समस्याओं का समाधान और सुविधाओं का ख्याल ही मेरे जीवन का मकसद है। नववर्ष के इस शुभ मौके पर मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए सुखमय, सफल और सुंदर जीवन की कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय कानपुर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।